हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? तो मैं अभिषेक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कलश में। तो पिछले वीडियो में हमने सेकेंड चैप्टर सीयूईटी के फिजिक्स सिलेबस का सेकेंड चैप्टर हमने कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर का आगाज करेंगे और थर्ड चैप्टर के बारे में, यानी थर्ड चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, टॉपिक ज्यादा हैं, कॉन्सेप्ट ज्यादा हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और यहां से मार्क्स भी ज्यादा आ सकते हैं। यानी सीयूईटी के एग्जाम में फिजिक्स के जो डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स का जो पेपर हो सकता है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी वो चैप्टर नंबर 3 और 4 से बहुत ज्यादा है। तो चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 को डिटेल में समझेंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं इस चैप्टर में, उस चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फर्दर जैसे हम करते आ रहे हैं, पहले हम चैप्टर को समझते हैं, उनके टॉपिक्स को डिटेल में समझते हैं, कोशिश करते हैं उनको याद करने की, उनके फॉर्मूले समझने की, और उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज उसी चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो फर्स्ट टॉपिक आज के चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्या है? जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है, उसी तरीके से पहले टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो आप सभी को पता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा है। इसमें कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपने क्लास 12th में, क्लास 10th में पढ़ लिया है। क्लास 10th में जब आप आए होंगे 12th में, तो क्लास 10th से ये सारे चैप्टर जो है और ये सारे टॉपिक जो है वो आप पढ़ करके आए होंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या? इलेक्ट्रिक करंट, डिनोटेड बाय आई। आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो यूनिट की बात करें, यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी कि क्यू क्या है? चार्ज है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। और टी टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है, तो कूलाम पर सेकंड। या फिर आप जानते हैं कि करंट क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। करंट क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी एक फंडामेंटल यूनिट होती है, और वो यूनिट क्या होती है? वो होती है एम्पियर। वो क्या होती है? एम्पियर। तो एम्पियर इज द फंडामेंटल यूनिट या एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या हो गई बेटा? एम्पियर हो गई। कोई दिक्कत यहां पर? फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यूनिट क्या होता है? एम्पियर। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किसमें होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कंडक्टर्स में। क्यों फ्लो होता है? क्योंकि कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पाए जाते हैं, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब चार्जेस ही तो हैं। तो जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस, यानी कंडक्टर के एंड्स पर क्या अप्लाई करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो करंट, कंडक्टर्स में करंट क्यों फ्लो होता है? कंडक्टर्स में करंट फ्लो होता है किसकी वजह से? कंडक्टर में करंट फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जबकि इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। ठीक है बेटा? तो अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्वेश्चंस बनने हैं, हमेशा लगभग आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो हमेशा आते ही रहते हैं लगभग। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है? तो मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली घूम रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रैंडमली घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे जहां से मन करे वैसे घूम रहे हैं, रैंडमली घूम रहे हैं। हमने क्या किया? इस साइड नेगेटिव एंड और इस साइड पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, यानी इस साइड को हमने क्या कर दिया? पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, और इस एंड को क्या दे दिया? नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। जाहिर सी बात है किससे देंगे? बैटरी से देंगे। तो जैसे ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको एक वेलोसिटी मिलेगी। क्या हो जाएगी? एक वेलोसिटी मिलेगी। अचानक से कहा जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाएगा भैया नेगेटिव, पॉजिटिव की तरफ चलो। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हो ना, किधर चलो? पॉजिटिव की तरफ चलो। तो पॉजिटिव की तरफ चलने के लिए
जो वेलोसिटी इनको मिली वो वेलोसिटी क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। तो आप कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज वेलोसिटी gained by electron when external electric field applied at the ends of conductor। तो कंडक्टर के एंड्स पर जैसे ही आप क्या अप्लाई करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या जनरेट होगा? उन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगेगा? एक धक्का लगेगा, एक वेलोसिटी लगेगी, और वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? वो वेलोसिटी कहलाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिनोटेड बाय वीडी। किससे डिनोट करते हैं? वीडी से डिनोट करते हैं। और वीडी का फॉर्मूला क्या होता है? वीडी का फॉर्मूला होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में एक डायरेक्शन को बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसलिए माइनस लगा। माइनस ई यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ। ये क्या आ गया? ये हो गया टाउ। टाउ क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है। टाउ क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो भैया जैसे ही हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इसके आउटर पर एंड्स पर क्या लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, या कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, देखेगा कि भैया ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा। तो एक टकराव हुआ, उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है इससे जाकर के टकराए, तो क्या बोलेंगे इसको? टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, यानी दो लगातार टकराव के बीच में जो लगने वाला टाइम है, उसका क्या कर लें? उसका एवरेज ले लें। तो वो क्या कहलाता है? रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। रिलैक्सेशन टाइम यानी टाउ कहलाता है। तो टाउ इज इक्वल्स टू हो सकता है टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 कहां तक? टाउ एन तक। और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाय एन कर देंगे, एन से डिवाइड कर देंगे। इसके नीचे नहीं रहेगा टाउ 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 टाउ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यहां पर ये टाउ जो है वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या है? दो लगातार कोलिजन्स के बीच में लगा समय, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि भैया इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी तो मिली, लेकिन अगर हम यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर इलेक्ट्रॉन को कितनी वेलोसिटी मिली, तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर इलेक्ट्रॉन को जितनी वेलोसिटी मिलेगी वो उस इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मोबिलिटी कहलाएगी। तो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज, मोबिलिटी डिनोटेड बाय म्यू। मोबिलिटी को डिनोट किससे करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं। मोबिलिटी इज डिनोटेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली है, अगर हम पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर पता करें कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर कितनी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो क्या होगी? वो क्या वैल्यू देगा? वो हमें वैल्यू देगा मोबिलिटी की। वो वैल्यू क्या होगी? मोबिलिटी की वैल्यू होगी। तो मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने देखा कि Vd इज इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो यहां से अगर हम इस ई को नीचे भेज दें तो Vd अपॉन ई इज इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन एम और टाउ बचेगा। क्या Vd अपॉन ई ये मोबिलिटी ही है? तो मोबिलिटी इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला हो जाएगा E अपॉन एम इंटू टाउ। इसीलिए हमने कहा कि इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट बहुत हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको लेंदी है। ये चैप्टर क्या है? चैप्टर लेंदी है, टर्म्स बहुत हैं, नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। कुछ चीजें तो आपने 10th से पढ़ी हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें आपने 10th में नहीं पढ़ी हैं, उसके अलावा आपको सीखने को मिलेगा। जैसे मोबिलिटी हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, ये सारी चीजें आपने नहीं पढ़ी हैं। करंट आपने पढ़ा था,
इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, ये भी आपको थोड़ा सा समझाया गया था, लेकिन ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एकदम नई है आपके लिए, ये सारी चीजें क्या है, एकदम नई नई हैं, इसलिए इन चीजों को ध्यान से पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा और फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी। थोड़ा सा इसको रुकते हैं, इससे पहले जो नीचे वाला लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहले इसको देख लेते हैं। तो रिलेशन क्या होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, I इज इक्वल्स टू होता है NEAVD, वेयर N इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम है। क्या है ये N इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, पता ही है आपको। A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का। क्या है ये, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या है ये, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और VD क्या है, VD क्या है, VD भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो I इज इक्वल टू NEAVD, ये क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब चलिए बताते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी। तो करंट और मोबिलिटी के बीच में रिलेशन पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा दो पार्ट्स। पहला पढ़ना पड़ेगा इन मैटर्स, किसमें, इन कंडक्टर्स, मेटल नहीं, इन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स में होता है I इज इक्वल्स टू NEA और VD की जगह पर क्या आ जाता है, VD भैया अभी हमने पढ़ा कि म्यू इज इक्वल्स टू होता है VD अपॉन E। तो VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू E। तो यहां पर आ जाएगा म्यू इंटू E। और कंडक्टर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए म्यू किसकी, मोबिलिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी। मोबिलिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी। फिर वही कहानी है, N क्या है, N इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम है। दूसरा, इन सेमीकंडक्टर्स, किसमें, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जैसे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। वहां पर चार्ज कौन फ्लो करता है, यानी करंट कैरियर कौन होता है, चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, वहां पर चार्ज कैरियर्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, साथ ही साथ होल्स भी होते हैं। यहां पर कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स होते हैं। तो वहां पर करंट की फॉर्मूला बन जाता है, करंट का फॉर्मूला हो जाता है E कैपिटल E यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ब्रैकेट में रहेगा म्यू E मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस म्यू H यानी मोबिलिटी ऑफ होल्स और नंबर ऑफ होल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। ये फॉर्मूला बन जाता है आपका सेमीकंडक्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और ये दोनों I इज इक्वल्स टू NEAVD, I इज इक्वल्स टू NEA म्यू E इंटू E, यानी ये कंडक्टर्स के लिए हो गया, और सेमीकंडक्टर के लिए EA इंटू E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रैकेट में मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मोबिलिटी ऑफ होल्स और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल लगाते समय आपको बहुत ही काम देने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। 10th क्लास में आपने ये ओम्स लॉ अच्छे से पढ़ रखा है कि अगर किसी कंडक्टर के फिजिकल स्टेट में चेंज ना किया जाए, अगर किसी कंडक्टर के फिजिकल स्टेट में चेंज ना किया जाए। अब ये फिजिकल स्टेट क्या होता है, सर फिजिकल स्टेट क्या होते हैं, तो फिजिकल स्टेट का मतलब शेप में, फिजिकल स्टेट का मतलब एरिया में, फिजिकल स्टेट का मतलब लेंथ में, फिजिकल स्टेट का मतलब टेम्परेचर में, प्रेशर में, डेंसिटी में, इन सब चीजों में चेंज ना किया जाए। यानी अगर किसी कंडक्टर के फिजिकल स्टेट में, फिजिकल स्टेट का मतलब अभी हमने आपको बताया, उसमें अगर चेंज ना किया जाए तो उसके अक्रॉस लगा हुआ जो पोटेंशियल होगा, यानी दोनों एंड्स के अक्रॉस जो लगा हुआ पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर के।
करंट फ्लोज थ्रू दी कंडक्टर के। ये किसने बताया? ये बताया ओम्स ने। किसने बताया? जॉर्ज साइमन ओम ने। किसने बताया? जॉर्ज साइमन ओम ने कहा कि whenever नहीं, if there is no change in physical state of a conductor, the current flows through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of conductor. V is equals to IR। यहां से हम I into R लिखते हैं। R क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। यह क्या कहलाता है? कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहलाता है। तो रेजिस्टेंस क्या चीज है? अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कुछ आगे चल करके रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं और रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो चलिए इसके आगे हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ की। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ के क्या क्या लिमिटेशंस हैं? ओम्स लॉ के क्या क्या लिमिटेशंस हैं? क्या क्या कमियां हैं ओम्स लॉ की? क्या क्या कमी है? तो देखिएगा, इसके लिए यहां चलते हैं। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के कुछ मेन इंपॉर्टेंट है, कुछ मेन इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है। क्या है? द कंडीशन अंडर विच ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड। कुछ कंडीशन है जिसके अंडर में ओम्स लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होता, पूरी तरीके से ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। पहली चीज क्या है? द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉन लीनियर। जो रिलेशन होता है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में? V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हर एक कंडक्टर का ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं होता, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कर्व हो जाता है, हल्का सा कर्व हो ही जाता है, पूरा लीनियर नहीं है, प्रॉपर तरीके से लीनियर नहीं है। ये लिमिटेशन है ओम्स लॉ का। दूसरा, द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V, दैट इज जंक्शन डायोड। जो लिमिटेशन है, ये जो रिलेशन है V और I का, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये कंडक्टर के लिए, कुछ कंडक्टर्स के लिए तो वैलिड है, लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है, सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड नहीं होता। ये ओम्स लॉ का लिमिटेशन था कि सेमीकंडक्टर पर इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। फिर रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड। जो V और I का जो ग्राफ है वो यानी एक ही चीज के लिए, जैसे लाइट एमिटिंग डायोड, आपने चैप्टर 14 में आपने सेमीकंडक्टर में पढ़ा होगा, क्योंकि आप 12th कर चुके हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो 12th में आपने लाइट एमिटिंग डायोड यानी सेमीकंडक्टर वाले टॉपिक में पढ़ा होगा कि जब हम लाइट एमिटिंग डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ बनाते हैं फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में, तो वहां पर हमें VI का यूनिक ग्राफ नहीं मिलता, यानी अलग अलग कंडीशन में लाइट एमिटिंग डायोड का ग्राफ जो है वो अलग अलग मिलता है। हर बार आप ग्राफ बनाएंगे, हर बार अलग ग्राफ आपको मिलेगा। ये आपको किसकी कमी थी? ये ओम्स लॉ की एक कमी थी। VI ग्राफ डज नॉट पास थ्रू दी ऑरिजिन, और सबसे बड़ी बात कि VI ग्राफ ऑरिजिन से ही पास नहीं होता। अगर हम किसी भी सेमीकंडक्टर का, एटलीस्ट किसी भी कंडक्टर का भी ड्रॉ करते हैं, फिर भी वो यहां से नहीं पास होता। हालांकि प्रैक्टिकली हम लोग पास करा देते हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में अगर पूरी तरीके से सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए ओम्स लॉ को अप्लाई किया जाए, तो किसी भी कंडक्टर के लिए भी एक्सेप्ट हमें ग्राफ जो है वो ऑरिजिन से नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं इससे ऊपर से या फिर इससे नीचे से यहां से मिलना स्टार्ट होता है। ऑरिजिन से कोई भी ग्राफ प्लॉट नहीं होता है। ये लिमिटेशंस है किसकी? ओम्स लॉ की। तो ये तो बात हो गई ओम्स लॉ के लिमिटेशन की। ओम्स लॉ के लिमिटेशन के बाद क्या है भैया? टॉपिक है आपका नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या होती हैं? विच डिवाइसेस? द डिवाइसेस विच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। जैसे सेमीकंडक्टर, जैसे क्या? सेमीकंडक्टर्स, जैसे सेमीकंडक्टर्स। ये क्या है? सेमीकंडक्टर्स क्या है? नॉन ओमिक डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर क्या है? नॉन ओमिक डिवाइसेस है, क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो ही नहीं करते, ओम्स लॉ के रूल को फॉलो ही नहीं करते, इसलिए क्या कहलाते हैं? इसलिए कहलाते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। नेक्स्ट है VI कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें लीनियर है और नॉन लीनियर होता है। VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ क्या होता है? तो VI कैरेक्टरिस्टिक क्या है भैया? देखिए, चलिए, तो ये देखिए यहां पर दो ग्राफ बनाए गए हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, करंट वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको क्या बोलते हैं? VI कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। लीनियर में क्या होगा? लीनियर VI कैरेक्टरिस्टिक कहता है द लीनियर VI कैरेक्टरिस्टिक्स हैज अ कांस्टेंट स्लोप एंड अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस। कांस्टेंट स्लोप होगा और एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस होगा, जबकि नॉन लीनियर में कांस्टेंट नहीं होता, रेजिस्टेंस दैट इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट एंड इज सम फंक्शन ऑन द वोल्टेज और
करंट। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये कुछ फंक्शन जैसा ग्राफ दिख रहा है आपको। मैथ के स्टूडेंट होंगे तो ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे वो। इसको ये क्या है, ये फंक्शन है। ये क्या बन रहा है, फंक्शन बन रहा है। ये नॉन ओमिक है, देखिए यहां से ऐसे लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। और ये क्या है, लीनियर बन रहा है, देखिए एकदम सीधा। ये क्या बन रहा है, एकदम लीनियर बन रहा है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। जबकि इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता, इसका रेजिस्टेंस समय के साथ घट बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। और जिस लीनियर का मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा। अगला टॉपिक है आपका रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी क्या है भैया, इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा फैक्टर्स डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। वो फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस क्या होता है, डिपेंड करता है। ऐसे फैक्टर्स जिन पर रेजिस्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। पहले इसको पढ़ेंगे तो हम रजिस्टिविटी आसानी से समझ जाएंगे। तो कौन कौन से फैक्टर हैं भैया, पहला है लेंथ। पहला क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी बड़ी लेंथ कंडक्टर की उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, इस पर डिपेंड करता है। तीसरा किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर, टेम्परेचर पर। और चौथा डिपेंड करता है मटेरियल पर। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर। इन चार चीजों में, नेचर ऑफ मटेरियल, खैर यहां पे क्या होगा, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, इन चार चीजों पर हमारा रेजिस्टेंस, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है, इन चार चीजों पर। अब इन चार चीजों को अगर हम कंबाइन करें, खैर इसको देख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, इक्वल्स टू में क्या मिलता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A था। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल्स टू में मिलेगा रो L/A, वेयर रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर जिस मटेरियल का बना है उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है। पूरे कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है, लेकिन कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पर, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। यानी आपके पास कॉपर की वायर अगर 10 सेंटीमीटर है और उसका एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एक कॉपर की वायर आपके पास 100 सेंटीमीटर की है और उसका एरिया जो है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों का रेजिस्टेंस अलग होगा लेकिन दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, क्योंकि दोनों वायर किस चीज की हैं, कॉपर की हैं। तो अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी ना लेंथ पर डिपेंड करती है, ना क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल पर डिपेंड करती है कि वो किस मटेरियल का कंडक्टर है, वो कंडक्टर किस मटेरियल का है, सिर्फ इस पर डिपेंड करता है और किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता। मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ गई होंगी कि रेजिस्टिविटी क्या है, व्हाट आर रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी समझ में आ गई, आगे बढ़े। रेजिस्टिविटी क्या है, अब बात आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी भैया क्या होती है, तो कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी जस्ट अपोजिट होता है कंडक्टिविटी का। रेजिस्टिविटी का मतलब रोकने वाला, कितना रोक सकता है चार्ज के फ्लो को। कंडक्टिविटी कहती है कितना फ्लो करा सकता है चार्ज को। तो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल यानी अपोजिट होता है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं। टॉपिक क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी किस प्रकार से डिपेंड करती है, किस प्रकार से निर्भर करती है। तो टेम्परेचर किस प्रकार से निर्भर करती है, देखिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करती है। RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T2 माइनस T1 कर देते हैं।
ये होता है फॉर्मूला। आरटी यानी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या रेजिस्टिविटी भी इसको लिख सकते हैं। आरटी इज इक्वल टू रो टी इज इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी का मतलब क्या? चेंज इन टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0, अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। कोई समस्या बेटा? ये चीज समझ में आया आपने? क्लास 12th में ये चीजें पढ़ी भी हैं, क्लास 12th का ही टॉपिक है ये सब कुछ आपके सिलेबस में था भी। नेक्स्ट टॉपिक इज करंट डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? करंट डेंसिटी है। तो करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी इज करंट इन पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी इज करंट इन पर यूनिट एरिया। अगर हम किसी कंडक्टर की बात करें तो उस पर करंट डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं? जे से डिनोट करते हैं। करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया। और करंट पर यूनिट एरिया कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? जस्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पाया जाता है क्या? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होती है? करंट इन पर यूनिट एरिया होती। क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिएगा, अगर यूनिट की बात करें तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। अगला टॉपिक क्या है? फॉर मेटल कंडक्टर्स, यानी करंट डेंसिटी जो है वो फॉर मेटल कंडक्टर्स के लिए क्या होगी? फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के लिए क्या होगी? तो करंट डेंसिटी, खैर ये करंट डेंसिटी के लिए नहीं है, ये है रेजिस्टिविटी के लिए। तो रेजिस्टिविटी जो है वो मेटल्स के लिए क्या होती है? रजिस्टिविटी जो है मेटल के लिए क्या होगी? तो मेटल के लिए रजिस्टिविटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फॉर मेटल। जबकि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। सेमीकंडक्टर के लिए या फिर इंसुलेटर के लिए, इंसुलेटर के लिए या सेमीकंडक्टर के लिए रजिस्टिविटी क्या होगी? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जबकि मेटल के लिए क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा रजिस्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा रजिस्टिविटी बढ़ेगी। टेम्परेचर क्या होगा? घटने पर रजिस्टिविटी बढ़ेगी इन सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। लेकिन मेटल में ऐसा नहीं होगा। टेम्परेचर घटने पर रजिस्टिविटी घटेगी, टेम्परेचर बढ़ने पर रजिस्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां से अगले टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपका आएगा। अगला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर है क्या? अगर हम इलेक्ट्रिकल एप्लायंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एप्लायंस में कितना हम इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से कितना वर्क कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाएगी। और उसको यूज करने में पर रेट से, यानी किस समय से किस रेट से हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगी। तो इसकी वैल्यू हो जाती है V इंटू क्यू, या फिर VIT, या फिर V स्क्वायर RT, या फिर VI स्क्वायर अपॉन RT। ये सारे फॉर्मूले हैं, आप इन सब फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। और उसके बाद पावर के लिए पावर इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू VI, या फिर V स्क्वायर V इक्वल्स टू I स्क्वायर I स्क्वायर R, या फिर V स्क्वायर अपॉन R। ये सब पावर के फॉर्मूले हो गए, और ये सब क्या हो गए? ये हो गए इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्मूले। अगर हम कई बार कंडीशन आ जाती है आपको हीट निकालने के लिए, तो हीट इज इक्वल्स टू W अपॉन 4.18 कैलोरी। किसमें यूज करने के लिए? कैलोरी में यूज करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी की एसआई यूनिट जूल्स होती है। यहाँ पर जूल में आएगा आंसर, सॉरी यहाँ पे नहीं है, तो पावर में, वॉट में आएगा। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। जबकि ये किसमें आएगा? जूल्स में आएगा। लेकिन आपको हीट पूछे तो हीट किसमें निकलती है? कैलोरी में निकलती है। किसमें? कैलोरी में। तो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.18 से डिवाइड कर दीजिएगा, कैलोरी में आंसर आ जाएगा। ये देखिए यहां तक टॉपिक है आपको पढ़ने के लिए, पोटेंशियोमीटर तक।
ये टॉपिक है, लंबा चैप्टर है, मैंने बताया था लंबा चैप्टर है ये। नेक्स्ट टॉपिक, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि अगर हम बात करें सेल की, ये होता है पॉजिटिव प्लेट, ये होता है नेगेटिव प्लेट। अगर हम किसी यूनिट चार्ज को पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक लेकर के जाएं, कहां से कहां तक? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक किसी यूनिट चार्ज को लेकर के जाएं, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन ऑन मूविंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल बाय द सेल इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर हम पूरे चार्ज में यानी पूरी सर्किट में घुमाने की बात करें, इस यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में, अब किसके अंदर जोड़ लिया हमने? सेल के अंदर भी ले लिया। और अगर सेल के अंदर भी जुड़ गया तो वो जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या कहलाएगा? ईएमएफ कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? ईएमएफ कहलाएगा। यानी वर्क डन ऑन मूविंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज इन अ होल सर्किट, कहां? सेल के अंदर भी मूव करा दिया, तो सेल के अंदर भी मूव कराने में जो टोटल वर्क डन लगेगा वो क्या कहलाएगा? वो सेल का ईएमएफ कहलाएगा। वो सेल का ईएमएफ हो जाएगा। कैपिटल ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? भैया ये सेल है, सेल के अंदर क्या भरा होता है? सेल के अंदर बीच में भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरा होता है? इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरा होता है? इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। तो अगर हम किसी चार्ज को मूव कराएंगे, जैसे बाहर मूव कराते हैं तो हम किसी कंडक्टर की सहायता लेते हैं, वायर की सहायता लेते हैं। वायर क्या लगाता है? रेजिस्टेंस लगाता है। उसी तरीके से जब चार्ज सेल के अंदर मूव करेगा तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है वो इलेक्ट्रोलाइट भी तो फोर्स लगाएगा, वो इलेक्ट्रोलाइट भी तो रजिस्ट करेगा, चार्ज को फ्लो होने से रोकेगा। और वो जो चार्ज को फ्लो होने से रोकेगा वो क्या है? वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। वो सेल का क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल आर से दर्शाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन सेल ईएमएफ यानी कैपिटल ई, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी, और इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल आर। इसके बीच में क्या रिलेशन होता है? तो V इज इक्वल्स टू, सिंपल सा रिलेशन है। अगर हमें करंट निकालना है, टोटल करंट निकालना है, तो टोटल करंट कैसे निकलता है? टोटल करंट निकलता है I इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R। ये निकलता है यहां से टोटल करंट I इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R, वेयर R छोटा r क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। कैपिटल R क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। करंट क्या है? I क्या है? करंट है। यहां से हम V इज इक्वल्स टू I R लिख सकते हैं, E अपॉन, माफ कीजिएगा, यहां से I इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई हम इधर कर सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा? V I इंटू R प्लस आई आर इज इक्वल्स टू E। ये आई आर क्या होता है? यही R तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर हो जाएगा। V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर हो जाएगा। अब यहां पर सेल की तीन कंडीशन जनरेट होती हैं। कितनी कंडीशन जनरेट होती है? सेल की तीन कंडीशन। पहली कंडीशन होती है अगर ना चार्ज हो रहा है ना डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब सेल नॉट इन यूज है, नॉट इन यूज। अगर सेल यूज में नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होता है। अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज का मतलब यूज हो रहा है, उसका यूज कर रहे हैं आप, तो यूज करेंगे तो क्या होगा? V जो ईएमएफ होगा वो किससे बड़ा हो जाएगा? ईएमएफ जो होगा वो किससे बड़ा हो जाएगा? ईएमएफ बड़ा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस से। इज ग्रेटर देन वी आर, इज ग्रेटर देन V। यानी आप कह सकते हैं जो E होगा वो आई आर प्लस वी हो जाएगा। आई आर प्लस वी ये एक रिलेशन हो जाएगा। और अगर सेल को हम चार्ज कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? चार्जिंग की कंडीशन में होगा, तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E इज इक्वल्स टू हो जाएगा V माइनस आई आर। क्या हो जाएगा? E इज इक्वल्स टू V माइनस आई आर। यहां पर क्या हो जाएगा? चार्जिंग की कंडीशन पर जो E होगा वो लेस देन V हो जाएगा, छोटा हो जाएगा V से छोटा हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस से छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। अब सेल को हम कैसे यूज करते हैं? सेल का काम क्या है? सेल से हम क्या यूज करते हैं? करंट लेते हैं। सेल से हम क्या लेते हैं? करंट लेते हैं। तो करंट को भी लेने के दो तरीके होते हैं। जैसे हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं सीरीज और पैरेलल में, जैसे हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं सीरीज और पैरेलल में, वैसे हम सेल को भी जोड़ सकते हैं सीरीज और पैरेलल में। किस में जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ सकते हैं। और किस में जोड़ सकते हैं? पैरेलल में जोड़ सकते हैं। तो सीरीज में जोड़ने पर, सेल को सीरीज में जोड़ने पर करंट कितनी मिलती है?
करंट मिलती है I इज इक्वल्स टू NE अपॉन R प्लस NR। कब? जब सीरीज में जोड़ते हैं, और जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो करंट कितनी मिलती है? NE अपॉन स्मॉल r प्लस NR। ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन। कौन सा? ये होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट। ये होती है हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट, और ये होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट। तो बेटा आज के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बन रेजिस्टेंस और उसके कलर कोड के बारे में, किरचॉफ लॉ के बारे में, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में और पोटेंशियोमीटर के बारे में डिटेल में समझेंगे पहले। उसके बाद हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफी लंबा हो रहा है, टॉपिक काफी लंबे हो रहे हैं। 2-3 टॉपिक बचे हैं, 4 टॉपिक बचे हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे, डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कलर कोड से एक क्वेश्चन 100% बन सकता है, बनना चाहिए मेरे हिसाब से। किरचॉफ लॉ से एक क्वेश्चन बन सकता है, अमूमन बनते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से एक टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है, और पोटेंशियोमीटर से भी क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि पोटेंशियोमीटर आपके 12th के बोर्ड के सिलेबस में नहीं था, इसीलिए आपको पोटेंशियोमीटर ढंग से पढ़ना पड़ेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज आपके सिलेबस में था, लेकिन प्रैक्टिकल में था, थ्योरेटिकल में नहीं था। तब भी इसको भी आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, स्टॉप करते हैं आज की इस वीडियो को। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इसी चैप्टर के कुछ टॉपिक, ये जो 4 टॉपिक बचे हैं, इन टॉपिक को, और उसी वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स, कुछ MCQs भी देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।